नमस्कार। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री के सबसे जरूरी चैप्टर्स में से एक को समझने वाले हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, है ना। ये जो दो सवाल है ना, ये असल में इस पूरे चैप्टर का सार है कि भाई 1919 के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म की जो भावना थी वो पूरे देश में एक आग की तरह फैल गई। और गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि एक राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया, मतलब आम लोग इसमें कैसे जुड़ गए। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये चैप्टर सिर्फ कुछ डेट्स और घटनाओं के बारे में नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स में आपकी समझ को परखा जाता है। क्या हम घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं? क्या हम किसी मूवमेंट के पीछे का कारण और उसके असर को समझ सकते हैं? इसीलिए इस चैप्टर को एक कहानी की तरह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती कहां से है? इसकी जड़ें हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। चलिए देखते हैं कि कैसे उस युद्ध ने इंडिया में एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर आंदोलन का बीज बोया गया। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, ये कॉज एंड इफेक्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ क्या हो रहा है, ब्रिटिश अपनी लड़ाई के लिए जबरदस्त खर्चा बढ़ा रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, नए नए टैक्स लगा रहे हैं, इनकम टैक्स तक लगा दिया। और दूसरी तरफ इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? आम भारतीयों पर। कीमतें आप सोचिए लगभग दोगुनी हो गई। गांव से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और इन सब के ऊपर फसलें खराब हो गईं और एक भयानक महामारी फैल गई, तो हालात बहुत खराब थे। और सबसे बड़ी बात, लोगों को लग रहा था कि चलो युद्ध खत्म होगा तो शायद मुश्किलें कम होंगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। और इसी निराशा और गुस्से के माहौल में 1915 में महात्मा गांधी की भारत वापसी होती है और वो अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया, एक बहुत पावरफुल आइडिया लेकर आए, सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह था क्या? देखिए, ये कमजोरों का हथियार नहीं था, बिल्कुल नहीं। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा मकसद सच्चा है, अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की यानी शारीरिक बल की जरूरत ही नहीं है। ये तो सत्य की शक्ति थी, एक ऐसी मॉरल फोर्स जो सामने वाले की आत्मा को झकझोर दे और उसे सच देखने पर मजबूर कर दे। अब भारत आने के बाद गांधी जी ने इस नए तरीके को 3 जगहों पर आजमाया। 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, फिर उसी साल 1917 में गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए लगान माफी की लड़ाई लड़ी, और 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के हक के लिए। इन तीनों की सफलता ने यह साबित कर दिया कि सत्याग्रह का तरीका काम करता है। अब इन्हीं सफलताओं के बाद गांधी जी एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की सोच ही रहे थे कि तभी ब्रिटिश सरकार ले आई रॉलेट एक्ट। ये एक काला कानून था। इसने सरकार को इतनी पावर दे दी कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई केस चलाए 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकती थी। ये तो सीधे सीधे लोगों के अधिकारों पर हमला था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की 6 अप्रैल 1919 को, और हुआ भी वही। पूरे देश में रैलियां हुई, दुकानें बंद कर दी गईं, हड़तालें हुईं। यह पहली बार था कि कोई आंदोलन इतने बड़े लेवल पर फैल रहा था। लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से कुचलने का फैसला किया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तभी जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद करवा दिया और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश शासन का जो क्रूर चेहरा था वो सबके सामने आ गया। रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग के गुस्से ने एक और भी बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी, असहयोग आंदोलन। गांधी जी को यह बात समझ आ गई थी कि भारत में अंग्रेजों का राज इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर हम भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ये राज 1 साल में ही ढह जाएगा। इस आंदोलन का प्लान बहुत क्लियर था। सबसे पहले गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका देखा। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, टर्की की हार के बाद, वहां के खलीफा जो पूरी मुस्लिम दुनिया के आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे, पर एक अपमानजनक संधि थोपे जाने की अफवाह थी। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। गांधी जी ने उनके मुद्दे को सपोर्ट किया ताकि दोनों समुदाय एक साथ मिलकर लड़ सके। इसके बाद के स्टेप्स थे सरकार से मिले टाइटल्स और ऑनर्स लौटाना, सरकारी नौकरियों, स्कूलों, कोर्ट्स का बहिष्कार करना,
और आखिर में विदेशी सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपनाना। ये ब्रिटिश सिस्टम पर एक चौतरफा हमला था। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है जो अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती है। इस आंदोलन का लक्ष्य था स्वराज, लेकिन हर किसी के लिए स्वराज का मतलब एक जैसा नहीं था। अलग अलग ग्रुप्स के लिए स्वराज के मायने अलग अलग थे, और ये स्लाइड इसी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था भारी भरकम लगान से और बेगार से छुटकारा। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों के लिए स्वराज का मतलब था कि उन्हें जंगल में जाने के, अपने जानवरों को चराने के और लकड़ी फल इकट्ठा करने के अपने पुराने अधिकार वापस मिल जाएं। और असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का सपना था कि वो बागानों की कैद से आजाद होकर अपने गांव वापस जा सकें। तो आंदोलन पूरे जोरों पर था, लोग शामिल हो रहे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने इसे वापस ले लिया? ये बोर्ड एग्जाम का एक बहुत कॉमन सवाल है। इसका जवाब है चौरी चौरा की घटना। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा। वहां एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत को लेकर बहुत दृढ़ थे। इस हिंसा की खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि लोग अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगर आपको हमारे समझाने का ये तरीका पसंद आ रहा है तो बुक बडी एक्सप्लेन्स को अभी सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए अब कहानी में वापस चलते हैं। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद कुछ समय के लिए एक तरह का ठहराव सा आ गया था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही। जल्द ही आजादी की लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ और इस बार लक्ष्य सिर्फ स्वराज नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। इसकी जमीन कुछ घटनाओं ने तैयार की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अब दिक्कत ये थी कि ये कमीशन भारत के लिए कानून बनाने की बात कर रहा था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। फिर आया 1929 का ऐतिहासिक लाहौर सेशन। यहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब सवाल था कि इस मांग को लेकर लोगों को कैसे जोड़ा जाए। गांधी जी को एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जो देश के हर इंसान को, अमीर हो या गरीब, सबको छूता हो, और वो मुद्दा था नमक। नमक एक ऐसी चीज थी जिस पर सरकार ने टैक्स लगा रखा था और उसे बनाने पर पाबंदी लगा रखी थी। ये दमन का सबसे सीधा प्रतीक था। और फिर 1930 में गांधी जी ने अपनी मशहूर दांडी यात्रा शुरू की। ये सिर्फ साबरमती से दांडी तक का 240 मील का सफर नहीं था। ये अंग्रेजों के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों को विनम्रता के साथ लेकिन पूरी दृढ़ता से न मानने का ऐलान था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। तो चलिए इन सभी जरूरी घटनाओं को एक बार फटाफट टाइमलाइन पर देख लेते हैं ताकि दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाए। 1915 गांधी जी की वापसी, 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत, 1922 चौरी चौरा की वजह से आंदोलन वापस, 1929 पूर्ण स्वराज का संकल्प और 1930 दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि बोर्ड एग्जाम के लिए इस कॉज, इवेंट, रिजल्ट की चेन को समझना सबसे जरूरी है। रॉलेट एक्ट कारण आया जिसकी वजह से देश भर में विरोध घटना हुआ और जिसका एक भयानक परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड परिणाम। इसी तरह इस चैप्टर की हर बड़ी घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलिए अब एग्जाम से ठीक पहले वाला एक फास्ट रिवीजन करते हैं। ये हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी कीवर्ड्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर, सत्याग्रह का आइडिया, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, स्वराज के अलग अलग मतलब, पूर्ण स्वराज की मांग, नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिए, इस चैप्टर को रटना नहीं है, इसे एक कहानी की तरह लॉजिक के साथ समझना है। अगर घटनाओं के बीच का ये कनेक्शन समझ लिया गया तो सोशल साइंस की ये सबसे जरूरी यूनिट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अच्छी तरह से तैयारी करते रहें।